अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN थर्ड सेमेस्टर एंड पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इस यूनिट के पार्ट 1 में भी कहा था कि ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो आने वाले जितने भी यूनिट होंगे वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे और आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो इसलिए लेक्चर को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं उसको जो है अपने साथ नोट डाउन किया करें ताकि आपको आसानी हो और आप जो है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है याद कर सके। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर की शुरुआत हम स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक से करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे स्पेक्ट्रम को कि स्पेक्ट्रम से मुराद क्या है। ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक से मुराद ये है कि जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि एंटीबायोटिक जो है हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए यूज़ किए जाते हैं और एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि 2-3 या 5-6 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बैक वक्त जो है उसको किल कर सकती है या उसकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक सकती है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे भी होते हैं जो कि मैनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो है वो क्या कर सकती है, किल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो अक़साम है हमारे साथ एंटीबायोटिक्स के, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू दियर एक्शन इसको क्लासिफाई किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एंटीबायोटिक के जो स्पेक्ट्रम है वो 3 मेजर स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस किए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की जनरली अगर मैं बात करूं तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मुराद ऐसे मेडिसिन्स है, ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक बीमारी काज हुई है जिसको हम TB कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो ये ट्यूबरकुलोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से काज होता है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि इस TB डिजीज़ को काज करती है। तो अब ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या करेगा, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं एक पेशेंट में TB के डिजीज़ के लिए, तो ये सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ही किल करेगी। इसके अलावा जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के आसपास होंगे तो उसको ये एंटीबायोटिक जो है कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। तो इस तरह के जो एंटीबायोटिक होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक काम करते हैं, पार्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सो आइसोनाइजिट्स इज एक्टिवली ओनली अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया। ठीक है। जितनी भी हमारे साथ आइसोनाइजिट है या जो आइसोनाइजिट है, ठीक है, ये सिर्फ माइकोबैक्टीरियम या माइकोबैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है काम करती है। अगर माइकोबैक्टीरिया के अलावा दूसरे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पाए जाए तो ये आइसोनाइजिट जो है उन बैक्टीरिया को कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। क्योंकि ये हमारे साथ जो ड्रग है ये क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की तरफ। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो मेडिसिन्स होते हैं जो कि अपने ख़ास बैक्टीरिया को तो किल करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे किस्म के भी कुछ मिकदार में माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्या कर सकती है, किल कर सकती है। तो इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं तो इसको हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे कि एम्फिसिलिन एक्ट्स अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव
इन सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एम्फिसिलिन जो है ये स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करती है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ किस्म के जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको भी कुछ हद तक क्या कर सकती है, इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की, तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद ये है जो कि बहुत सारे किस्मों को क्या करती हो, इफ़ेक्ट करती हो, बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हो, तो इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इसमें हमारे साथ टेट्रासाइक्लिन्स आ जाते हैं और क्लोरमफेनिकोल्स आ जाते हैं दैट इफेक्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल ये दोनों जो है मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जितनी भी स्पीशीज है, ठीक है, तो उसको क्या करती है, उसको किल करती है, उसको इफेक्ट करती है, उसकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करती है या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पर किल करती है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स इन स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया या पेनिसिलिन की, ठीक है, पेनिसिलिन जो है ये हमारे साथ कौन से है, ये हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव, कुछ हद तक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी पेनिसिलिन में आ जाते हैं और ज़्यादातर जो है इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन में। इसके अलावा कुछ हद तक क्लेमेडिया भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा अगर हम सल्फोनामाइड, सेफलोस्पोरिन, क्विनोलोन्स और कार्बोपेनिम्स की बात करें तो ये चारों जो है ये हमारे साथ मेजरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ कुछ हद तक जो है कुछ मिकदार में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इस में आती है और इसके साथ साथ कुछ हद तक जो है क्लेमेडिया भी इसमें आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रिप्टोमाइसिन की बात करें तो स्ट्रिप्टोमाइसिन में जो हमारे साथ बैक्टीरियाज आते हैं तो उनका ताल्लुक जो है ज़्यादातर जो है माइकोबैक्टीरिया से होता है और इसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो है ये भी जो है हमारे साथ तकरीबन 70% ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज इसमें आते हैं। इसके अलावा 100% जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें होते हैं। इसके अलावा क्लेमेडिया भी इसमें आती है और रिकेट्सीज भी इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा आइसोनाइड्स ये हमारे साथ सिर्फ माइकोबैक्टीरिया पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, सिर्फ माइकोबैक्टीरिया को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसके अलावा पॉलीमैगजीन जो है, पॉलीमैगजीन ये क्या करती है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ वेनकोमाइसिन जो है ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इस तरह से आपने इसको याद करना है, ठीक है, कि पेनिसिलिन जो है ये कुछ हद तक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मेजरली ख़ास तौर पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इसके साथ साथ क्लेमेडिया को क्या करती है, किल करती है, ठीक है। सो इसमें हमारे साथ जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आते हैं तो वो हमारे साथ पॉलीमैगजीन है एंड वेनकोमाइसिन है, जो कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं, पॉलीमैगजीन, वेनकोमाइसिन और आइसोनाइजिड ख़ास तौर पर सिर्फ माइकोबैक्टीरिया को इफेक्ट करती है, पॉलीमैगजीन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है और वेनकोमाइसिन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस की अगर हम लफ्ज़ी मायने को देखें तो रेजिस्टेंस से मुराद किसी चीज़ को रेजिस्ट शो करना, किसी चीज़ को अपोजिशन शो करना, किसी चीज़ को मुज़ाहमत शो करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे सिचुएशन जो है वो काज हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, जिसमें जब हम किसी पेशेंट को
किसी डिज़ीज़ के लिए जो है हम उनको मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन जो है उन पर इफ़ेक्ट नहीं करता, वो मेडिसिन जो है उन पर असर नहीं करता। इसके पीछे वजह ये होती है कि उनके बॉडी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं तो वो इस हद तक उनकी बॉडी पर हावी हो चुके होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर मौजूद जो सिस्टम होता है उसको इस हद तक उन्होंने जो है कंट्रोल में कर लिया होता है कि वो फिर किसी भी किस्म की जो ड्रग होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि उसका मुकाबला करते हैं और उसके सामने हथियार नहीं डालते, और इस तरह से फिर जो ड्रग्स होते हैं उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू रेजिस्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन सम डोजेज या इन सेम डोजेज। ठीक है, हम जो है या आप जो है एक अमाउंट में ड्रग जो है बार बार अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इससे एक ऐसा कंडीशन अराइज हो जाता है कि आपकी बॉडी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं या पेशेंट के बॉडी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं तो वो उस ख़ास अमाउंट ऑफ ड्रग के आदी हो जाते हैं, और आदी होने की वजह से जो है वो ड्रग्स जो है फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म पर असर नहीं करता। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है उन ड्रग के साथ जो है क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म पर फिर इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये माइक्रोब्स की वो एबिलिटी होती है जिसमें वो सेम डोज ऑफ ड्रग को क्या करती है, उसके जो इफ़ेक्ट्स है उसको रेजिस्टेंस शो करती है। When the drug lose the ability to either kill or inhibit the growth of microbes and the microbe gain the ability to survive in the presence of drug to which they were previously susceptible, this is called resistance। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है। रेजिस्टेंस को मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया कि जब ड्रग जो है वो इस काम में जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, कि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो है किल ना कर पाए या उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप ना कर पाए, और इसके इन ड्रग्स की मौजूदगी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने जो काम है उसको सर अंजाम रखे। ठीक है, उसको जो है वो कंटिन्यू रखे और अपनी जो ग्रोथ है और अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको जारी रखे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को फिर हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, अब बात करेंगे इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस की। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इज द इनेट एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरियल स्पीशीज टू रेजिस्ट एक्टिविटी ऑफ अ पार्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल ड्रग। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ हमारे साथ ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर कुछ ख़ास किस्म के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को क्या करती है, रेजिस्टेंस शो करती है। मतलब ये है कि वो उन ख़ास मेडिसिन, उन ख़ास ड्रग को जो है क्या करती है, अपोजिशन शो करती है, और उन ड्रग्स का जो है इन स्पीशीज़ पर किसी किस्म का असर नहीं होता। तो इस किस्म की जो एबिलिटी होती है जो कि पैदाइशी तौर पर उन बैक्टीरियल स्पीशीज़ में पाई जाती है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, ख़ास किस्म के ड्रग्स को रेजिस्टेंस शो करते हैं, उसको मुज़ाहमत शो करते हैं। ठीक है, और उनकी मौजूदगी में भी वो अपना काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो इस तरह की जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस कहते हैं। This can also be called insensitivity since it's occur in organisms that have never been susceptible to that particular drug। ठीक है, इस तरह की जो कंडीशन है इसको insensitivity भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो है किसी किस्म के इफ़ेक्ट जो है वो काज नहीं करते। Lack of affinity of the drugs for the bacterial target। Lack of affinity of the drug for the bacterial target, इससे मुराद ये है कि हमारे साथ जो ड्रग्स होते हैं जिसको हमने एक ख़ास बैक्टीरियल
या जो ख़ास बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स है उसको ख़त्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेट किए होते हैं पेशेंट को, तो वो ड्रग जो है अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहे होते हैं और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे होते। तो इसको कहते हैं लेक ऑफ एफिनिटी, मतलब उन ड्रग्स में वो सलाहियत नहीं रहती जो कि उनमें होनी चाहिए कि वो क्या करे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करे या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसको स्टॉप करे या उसको मुकम्मल तौर पर किल करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन आर नॉट इफेक्टिव against Mycobacterium tuberculosis as the latter does not contain peptidoglycan in cell wall। मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो है किसी भी किस्म के इफ़ेक्ट्स जो है वो शो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इसके इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो सेल वॉल है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो नहीं पाया जाता, और जो पेनिसिलिन है ये ख़ास तौर पर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अपने इफ़ेक्ट्स शो करती है, अपने इफ़ेक्ट काज करती है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, या जिन ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हो, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ये अपना असरात जो है वो शो करती है। इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इनटू द बैक्टीरियल सेल, मतलब ये है कि जो ड्रग्स है वो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है, ठीक है, उस तक रसाही नहीं हासिल करते, ठीक है, उस तक उनकी पहुंच नहीं हो रही होती, तो इसको हम कहते हैं इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स into bacterial cell. For example, gram-negative bacteria are naturally resistant to vancomycin and penicillin G5 because of inability to penetrate outer membrane। मिसाल के तौर पर हमारे साथ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये कुदरती तौर पर जो है वेंकोमाइसिन और पेनिसिलिन जी को क्या करती है, रेजिस्टेंस शो करती है। इस वजह से रेजिस्टेंस शो करती है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि ये बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या करे, उसको ब्रेक डाउन करे, उसकी ब्रेक डाउन करे, उसको तोड़े और तोड़कर उसके अंदर दाखिल हो जाए। तो इस वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये नेचुरली तौर पर क्या करती है, वेंकोमाइसिन और पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस शो करती है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, अब बात करेंगे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? एक्वायर्ड रेजिस्टेंस मीन्स when the microbes gains the ability to grow in the presence of a drug is called acquired resistance. Acquired resistance develops when microorganism no longer responds to a drug to which they were previously susceptible. एक्वायर्ड रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किसी ड्रग्स की मौजूदगी के बावजूद वो अपने जो कारनामे है या अपना जो रोल है उसको जारी रख सके, उसको कंटिन्यू रख सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए हमने जो ड्रग दिया होता है पेशेंट को, तो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में ये होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पेशेंट की बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन ड्रग देने के बावजूद वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना जो रोल है वो कंटिन्यू रखा हुआ होता है, अपनी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको जारी रखी हुई होती है, और मुसलसल जो होस्ट है, ठीक है, जिसकी बॉडी में उसने एंट्री ली होती है, एंट्री की होती है, तो उसको मुसलसल क्या कर रही होती है, नुकसान पहुंचा रही होती है। सो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस तब ही डेवलप्ड होती है किसी ऑर्गेनिज्म में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उन ड्रग्स को रिस्पॉन्स ना दे जो कि हमने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए पेशेंट में एडमिनिस्टर किया हुआ होता है। बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी, अब हम बात करेंगे बीटा लैक्टेमेज की। बीटा लैक्टेमेज क्या है? बीटा लैक्टेमेज असल में ये हमारे साथ एंजाइम्स की एक फैमिली है, एंजाइम्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक एंजाइम है, ठीक है। दिस फैमिली ऑफ एंजाइम हाइड्रोलाइजेज द साइक्लिक एमाइड बॉन्ड ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग
विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, इन एंजाइम का काम ये होता है, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का काम ये होता है कि ये बीटा लैक्टम रिंग में मौजूद जो साइक्लिक एमाइड बॉन्ड होता है, एमाइड से बना हुआ जो बॉन्ड होता है, तो उस बीटा लैक्टम बॉन्ड को क्या करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है। जब उस बॉन्ड को तोड़ देता है तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी। बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी की जो बैक्टीरियासाइडल जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। सो अल्टर्ड बीपीपीज़ किसे कहते हैं, मॉडिफाइड बीपीपीज़ हैव लोअर एफिनिटी फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीपीपीज़ को जो है आप गूगल पर सर्च करें और फिर मुझे भी बताएं कि बीपीपीज़ से क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ असल में बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया जा रहा है। अगर आप फर्स्ट डे पर कल्चर करते हैं तो इसमें हमारे साथ एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है, तो इस एंटीबायोटिक को जब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया में इसको डालते हैं। ठीक है, तो इस एंटीबायोटिक ने क्या किया, इस एंटीबायोटिक्स ने जितने भी बैक्टीरिया है उसको क्या किया, किल किया, जिसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी किस्म की बैक्टीरिया जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जब हम बैक्टीरियोस्टेटिक डालते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो बैक्टीरियोस्टेटिक से ये होता है कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो तादाद है वो वही की वही रहती है और फिर वो नहीं ज़्यादा होती। ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, इनसेंसिटिविटी स्ट्रेन रेजिस्टेंस में ये होता है कि जब आप किसी ऐसे ड्रग्स को आप क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, जिसको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस शो करती है, तो इससे ये होता है कि उन ड्रग्स का कोई असर नहीं होता उन बैक्टीरियाज पर, और इसी तरह से वो बैक्टीरियाज अपनी जो ग्रोथ और एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कंटिन्यू उन्होंने रखी हुई होती है। सेंसिटिव स्ट्रेन विद रेजिस्टेंट म्यूटेंट। ठीक है, तो वही बात है कि इसमें क्या होता है, तादाद वो अपनी मुसलसल कंटिन्यू वो क्या कर रही होती है, बढ़ा रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। कॉमन माइक्रोब काजिंग डिजीज़, वो कॉमन माइक्रोब जो कि डिजीज़ को काज करती है, तो उसमें पहले नंबर पर बैक्टीरिया है, फिर इसी तरह से हमारे साथ वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं और प्रोटोजो आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं, वायरसेस के ख़िलाफ़ हम एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं, फंजाई के ख़िलाफ़ हम एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं और प्रोटोजो के ख़िलाफ़ हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब अगर हम एंटीबायोटिक्स की तारीख़ की बात करें कि एंटीबायोटिक जो है ये किस तरह से दरियाफ़्त हुई थी, किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो हमें इसकी डिस्कवरी के दौरान बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि बिफोर पेनिसिलिन इंट्रोडक्शन देयर वाज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन। कहते हैं कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लिए कोई ख़ास असर कुन ट्रीटमेंट इलाज जो था वो नहीं था। ठीक है, in 1928 penicillin, the first true antibiotic, was discovered by Alexander Fleming, professor of bacteriology at St Mary Hospital in London। ठीक है, जब 1928 में पेनिसिलिन पहली दफ़ा डिस्कवर्ड हुआ, तो इसको जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो कि पहली ट्रू एंटीबायोटिक थी जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग असल में ये बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर थे मेरी हॉस्पिटल इन लंदन। लंदन में जो मेरी हॉस्पिटल है वहाँ पर ये काम करते थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ बिट disorderly in his work. He left his petri dishes uncovered
Upon returning from holidays, he noticed that a fungus, Penicillium notatum, had contaminated a cultured plate of Staphylococcus bacteria. The fungus had created bacteria-free zones where it grew on the plate. ठीक है, असल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये एक पार्टी के लिए गए थे, लेकिन पार्टी में जाने से पहले ये जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक प्लेट में पेट्री डिशेस में जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जाने से पहले उन्होंने जो है उसको अनकवर्ड छोड़ दिया। ठीक है, अनकवर्ड छोड़ने के बाद जब वो पार्टी के लिए गए और फिर पार्टी से वापस आ रहे थे तो उन्होंने जो प्लेट अनकवर्ड छोड़ा था तो उस प्लेट में जो है उन्होंने फंगस को देखा कि वहाँ पर फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हुए हैं। और वो फंगस क्या था? वो फंगस असल में हमारे साथ पेनिसिलिन नोटेटम था। ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम जो है वो उस कल्चर प्लेट में जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो चुके थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के। ठीक है, द फंगस हैज़ क्रिएटेड बैक्टीरिया फ्री जोन। इस फंगस ने क्या किया था? इस फंगस ने जो ये फंगस जिस जगह पर मौजूद था तो वहाँ पर किसी भी किस्म का बैक्टीरिया जो था वो मौजूद नहीं था। ठीक है, जो कि पहले वहाँ पर हुआ करता था। तो इस तरह से इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। फ्लेमिंग आइसोलेटेड and grew the mold in pure culture. He found that Penicillium notatum proved extremely effective even in very low concentration, preventing Staphylococcus growth even when diluted 800 times. फिर इस फ्लेमिंग ने क्या किया? इस फ्लेमिंग ने ये किया कि इन्होंने एक प्योर कल्चर जो है उसको तैयार किया जिसमें उन्होंने जो है मोल्ड की ग्रोथ की। ठीक है, और फिर उन्होंने जो है इस ग्रोथ को जो है इस ग्रोथ में पेनिसिलिन नोटेटम को जो है इसको उन्होंने जो है देखा। और फिर इन्होंने ये भी देखा कि ये पेनिसिलिन नोटेटम जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है काम कर रही है स्टेफिलोकोकस के ख़िलाफ़, और स्टेफिलोकोकस की जो ग्रोथ है उसको क्या कर रही है? उसको इफ़ेक्ट कर रही है, उसको जो है बढ़ने नहीं दे रही। फ्लेमिंग पब्लिश हिज फर्स्ट his finding in the British Journal of Experimental Pathology in June 1929. Classification of antimicrobial. हमारे साथ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। इसमें कुछ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ऐसे हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी जो सिंथेसिस है उसको क्या करती है? रोकती है और बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने नहीं देती। ठीक है, इसमें हमारे साथ ऐसे एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो कि बैक्टीरिया को उनका सेल वॉल बनने नहीं देती या बनाने नहीं देती, उसमें हमारे साथ पेनिसिलिन आ जाते हैं, सेफलोस्पोरिन आ जाते हैं, कार्बापेनिम्स आ जाते हैं, मोनोबैक्टम्स आ जाते हैं और ग्लाइकोपेप्टाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने नहीं देते। ठीक है, प्रोटीन जब बैक्टीरिया बनाती है तो उन प्रोटीन्स के ज़रिए वो क्या करती है? अपनी जो नस्ल है उसकी अफजाइश करती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन को क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। कुछ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने नहीं देती। उसमें हमारे साथ क्लोरामफेनिकोल्स है, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, ऑक्सालिडिनोन्स जिसको हम लाइनोजोलेट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये हमारे साथ क्या है? ये असल में वो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है इन द बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या करती है? उस प्रोसेस को चेंज करती है, अल्टर करती है, इफ़ेक्ट करती है। उसमें हमारे साथ क्विनोलोन्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिज्म है उसको रोकती है। उसमें हमारे साथ ट्राइमेथोप्रिम्स आते हैं और सल्फामेथोजोल्स आते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ हमारे साथ जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं जिसमें पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और बैक्ट्रियोसिन और वेनकोमाइसिन आते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है इर्द गिर्द, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है तो उसको बनने नहीं देती और उसको क्या करती है? उसको
तोड़ती है, ठीक है। जब उसको तोड़ देती है तो फिर इस जो पाथवे है, इस जो क्रैक है, ठीक है, इसके ज़रिए एंटर होकर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स या कुछ एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स को बनने नहीं देते बैक्टीरिया के अंदर। इसमें हमारे साथ क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सारे आते हैं जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को क्या करती है, रोकती है। इसके अलावा कुछ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स ऐसे हैं जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, जिसमें हमारे साथ सल्फोनिलमाइड्स आ जाते हैं और ट्राइमेथोप्रिन्स आते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सेलुलोज सिंथेसिस इनहिबिटर्स, अब वो एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो कि क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसको बनने नहीं देती और सेल वॉल की सिंथेसिस प्रोसेस को क्या करती है, रोकती है, इनहिबिट करती है। तो उसमें हमारे साथ पेनिसिलिन्स पहले नंबर पर है। पेनिसिलिन्स आर एंटीबायोटिक्स डिराइव फ्राम सेवरल स्ट्रेन ऑफ कॉमन मोल्ड। पेनिसिलिन ये हमारे साथ वो एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉमन मोल्ड है, मशरूब है, ठीक है, या मशरूम है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशरूब पश्तो में इसको क्या कहते हैं, पश्तो में इसको जो है नाम भूल गया हूँ। तो ये कॉमन मोड्स है, ठीक है, इससे ये क्या होता है, लिया जाता है, बनाया जाता है। ऑल पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन हैव बीटा लैक्टम रिंग। जितने भी हमारे साथ पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन है इसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।